क्यों मेरा आज का टॉपिक है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। तो पहला केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो 25 वर्ष है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं कर सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों का संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन। नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शनमुगम चेट्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में अकस्मात निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो 352 अनुच्छेद का 3 में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर के। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर दोनों को साथ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल को कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया। और मंत्रिमंडल है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होती है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है।
मतलब मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। आगे महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के 3 विधि अधिकारी, भारत का महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा है भारत का अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी, भारत का प्रथम महान्यायवादी तो कौन थे? MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अगला कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। अगला राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार सरकार से संबंधित। अनुच्छेद 74 का 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाधन धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 76 का 4। अगला भारत का महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। अगला भारत में वर्तमान में महान्यायवादी के वेणुगोपाल। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। आगे पॉइंट है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कौन थे? तो वीर नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता? महाधिवक्ता। कानूनी विषय पर, यहाँ क्या था? कानूनी विषय पर परामर्श भारत सरकार को, और राज्य सरकार को महाधिवक्ता देता है। अगला संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्रों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखक का पेंशन एवं भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो भारत के संचयी निधि पर। भारत एवं नियंत्रक महालेखक परीक्षा से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 148 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 148 और 149 से नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 से संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों से संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अगला 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन। एक पॉइंट है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। अगला पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदनों का विशेष अधिकार तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवर्ग सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। आगे कुछ पॉइंट है, ये इससे रिलेटेड संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में बताया गया। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 82 में अगले संसद की सदनों की अवधि, 83 में 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, 84 संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन, 85 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, 86 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण, 87 में 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, 90 में राज्यसभा के उपसभापति की पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 90 में अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति, 92 में जब राज्यसभा का सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अगले 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 95 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 में सभापति एवं उपसभापति अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 में संसद का सचिवालय और 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियां के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 में स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएँ। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने का दंड। अनुच्छेद 99 के अंतर्गत 104 में भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों का चुनाव के लिए उत्तरदायी है। वीडियो